हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा डेज पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम को लेकर ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सामान्य ज्ञान के साथ साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली आपको मिल रहा है, जिसमें 50 जो प्रश्न होते हैं ये कराए जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा यूथ कंपटीशन द्वारा जो पब्लिकेशन है उस पर आधारित है, और ये सभी प्रश्न जो है बार बार जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट हमारा थोड़ा पिछले प्रैक्टिस सेट से अलग होगा, क्योंकि और आपको बहुत सारे उदाहरण भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एक ही क्लास में मान के चलिए 50 क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम आपको 200 प्रश्न का लाभ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो परीक्षा रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं प्रश्नों को। हिंदी शब्दकोश में छ जो अक्षर होता है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए दोस्तों, वर्णमाला और शब्दकोश दोनों में अंतर होता है। वर्णमाला की बात करें तो जैसे क्षत्रंग्य, य लव शकश क्षत्रंग्य, तो ह के बाद आता है छ। लेकिन जब शब्दकोश की आप बात करेंगे तो ये छ जो वर्ण है ये क हलंत और मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो क्रम होगा यह क के बाद ही होगा। तो जो इसका उत्तर होगा यह क होगा। तो कुल मिलाकर जो 4 प्रकार के जो है संयुक्त अक्षर होते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है श्र। ध्यान दीजिएगा, पहले जितने भी वर्ण होंगे सभी पर हलंत होगा। तो क और श मिलकर बनता है क्ष, त और र कर मिलता है त्र, ज और ञ मिलकर बनता है ज्ञ, और इसके साथ श और र मिलकर बनता है श्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा श है। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ जो भाषा है या बोली है इसका संबंध किस भाषा परिवार से है? तो यह जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है, क्योंकि यह दक्षिणी भारत में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है आदि जो भाषाएं हैं ये बोली जाती हैं। और जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी इत्यादि ये सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट की बात की जाए इसमें जो समास होगा ये होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका प्रथम पद होता है अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। इसका द्वितीय पद जो होता है वो गौण होता है। तो भर पेट मतलब भर जो है ये एक उपसर्ग है, या फिर कह सकते हैं यह एक अव्यय है। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरणों को। जैसे आमरण, मरण शब्द में आ अव्यय लगा है, इसका अर्थ हो जाता है मरण तक। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत। अनुरूप, रूप के योग्य। भर पेट, पेट भर के। आजन्म, जन्म से लेकर। आजीवन, जीवन भर। यथासंभव, जैसा कि संभव हो, मतलब कि जैसा संभव हो। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, आप इसको एक बार वीडियो को रोककर अच्छे से सभी को देख लीजिएगा। ये सभी उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर बात करें द्वंद्व समास के उदाहरणों की, जैसे द्वंद्व समास होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में ध्यान दीजिए और शब्द जो इसका लोप होता है। जैसे भाई बहन, दोनों के अर्थ एकदम विपरीत होते हैं, जैसे भाई और बहन। पति पत्नी, पति और पत्नी। नर नारी, नर और नारी। माता पिता, माता और पिता। सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी। धूप छाँव, धूप और छाँव। तो आप वीडियो को रोककर इसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म को, इसमें को विभक्ति आती है, जैसे स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। हस्तगत, हस्त को गत। और दूसरा प्रकार की बात करें करण तत्पुरुष होता है, इसमें से विभक्ति का लोप होता है, जैसे मंत्र मुग्ध, मंत्र से मुग्ध। ज्योतिहीन, ज्योति से हीन। चिंतातुर, चिंता से आतुर। अगर बात करें तीसरे तत्पुरुष समास की, ये होता है संप्रदान तत्पुरुष। जैसे इसके उदाहरण है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसमें के लिए का लोप होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। आपादान तत्पुरुष में इसमें भी से विभक्ति होती है, लेकिन इसमें जो होता है किसी चीज़ के अलगाव की बात की जाती है। जब कहीं भी 2 चीज़ों के बीच में अलगाव की बात हो वहाँ पर आपादान तत्पुरुष समास होता है। पथभ्रष्ट,
पथ से भ्रष्ट यानी कोई पथ से अपने अलग हो जा रहा है। धर्म विमुख, कोई अपने धर्म से विमुख हो जा रहा है। पद मुक्त, कोई अपने पद से मुक्त हो जा रहा है। तो अलगाव की बात आएगी तो अपादान। अगर पांचवा प्रकार की बात करें तो होता है संबंध तत्पुरुष, जैसे पितृपक्ष, पितृ का यानी पिता का पक्ष, मतलब यहाँ पे संबंध की बात आती है। इसमें जो होता है का, की, के जैसे विभक्ति का लोप होता है। जैसे का होगा, की होगी, के होगे, ऐसे जब यहाँ पे लोप रहते हैं। जैसे और एक उदाहरण देखिए, मृग शिशु, मृग का शिशु, मेघ खंड, मेघों का खंड यानी बादलों का खंड। अगर छठवें प्रकार की बात करें तत्पुरुष के तो ये होता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकार की बात होती है, जैसे में, पे अथवा पर जैसे विभक्ति का लोप होता है। जल क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, कर्मवीर, कर्म में वीर। तो ये है तत्पुरुष समास के प्रमुख उदाहरण। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आप लोग इसको जरूर अच्छे से देख लें क्योंकि परीक्षाओं के लिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुब्रीहि समास के भी यहाँ पे ढेर सारे उदाहरण हैं, हम सबको नहीं बताएंगे लेकिन आप वीडियो को रोककर इसको देख लीजिएगा। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाली अर्थात रावण पुत्र की बात हो रही है यहाँ पे। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। महादेव, महान है देवता जो अर्थात शिव जी। दशानन, दश हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। तो ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। आप लोग इसको वीडियो को रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री शब्द का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। तत्सम और तद्भव में यही अंतर होता है, जो तत्सम होता है इसका उच्चारण कठिन होता है, आपको उच्चारण करने में कठिनाई होती है, इसी वजह से इसके सरलतम रूप का लोग उपयोग करते हैं जिसे तद्भव कहा जाता है। अगर तत्सम, तद्भव, देशज, विधेयज और संकर शब्दों की बात करें तो अगर बात करें शब्द की परिभाषा क्या होती है तो वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे शब्द कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, फिर विदेशज, उसके बाद होता है शंकर। तत्सम जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, आश्रु, ये सभी तत्सम हो गए। तद्भव में जैसे अग्नि का आग हो गया, आंचल, आंसू, खेती, क्षेत्र का खेती हो जाता है, खेत, काम। इसके बाद बात करें देशज शब्द की, यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देशज है और ये उदाहरण आपको दे दिया जाता है। जैसे कटोरा हो गया, खिड़की हो गई, उसके बाद खिचड़ी हो गई, लोटा, और लड़का, ये सभी शब्द जो हैं देशज हैं। विदेशज की बात करें अगर तो अजीब, अमीर, आवाज़, आईना या फिर चरखा, ये सभी विदेशज शब्द हो गए। संकर शब्द जो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी का। मच्छरदानी, उसके बाद पॉकेट मार, डॉक्टर साहब। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी वो कौन सा छंद है जिसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द दोनों एक सा होता है? तो वह होता है कुंडलिया। कुंडलिया का प्रथम शब्द अंतिम शब्द एक सा होता है। बात करें अगर कुंडलिया की, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। पहला और दूसरा चरण जो होता है यह दोहा के अनुसार होता है, बाकी चारों चरण वो रोला के अनुसार होते हैं। दोहा में क्या होता है कि दोहा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 चरण है, बीच में कामा लगा होता है, तो चारों चरणों में पहला और तीसरा चरण जो होता है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो 2 चरण होता है, प्रथम 2 चरण कुंडलिया का मतलब कि दोहा के अनुसार होता है, बाकी के 4 चरण रोला के अनुसार होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। रोला के जो चरण होते हैं ये अनिश्चित होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, यानी जो प्रथम चरण होगा या फिर तृतीय चरण, 5वां चरण जो विषम होगा उसमें 11-11 मात्राएं होंगी, बाकी जो सम चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होंगी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जो है बेमेल है, यानी अन्य से मेल नहीं खाता है? प्रियजन, प्रियजन मतलब कई होते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी, हमारे घर वाले। परिवार में भी ये सभी आ जाते हैं, हमारे परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार।
बच्चे भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, हमसे जुड़े होते हैं, हमारे रिलेटिव ही होते हैं। तो ये तीनों शब्द जो होते हैं कह सकते हैं एक समान है। लेकिन बात करें अगर घर की, घर एक रहने का स्थान होता है, ना कि वह अपने रिलेटिव से संबंधित होता है। घर एक रहने का स्थान है, इसलिए यह इनमें से बेमेल है। अगला प्रश्न, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी से ग्रस्त हो, किसी से लगा हुआ हो, कोई चीज़ किसी को परेशान कर रहा हो, उसके बहुत समीप हो, या फिर उसे पकड़े हुए हो, उसे जकड़े हुए हो। तो इसका जो विपरीतार्थक होता है यह होता है मुक्त। कोई किसी चीज़ से ग्रस्त है, फिर उसके बाद जो उससे मुक्त हो जाता है कहते हैं, हम कहते हैं कि वह उससे मुक्त हो गया। कोई जैसे उदाहरण देखिए, कोई ऋण से ग्रस्त है, ऋण से बहुत जकड़ा हुआ है, जैसे ही वह अपना ऋण चुका देता है तो कहते हैं हम कि वह ऋण से मुक्त हो गया। बात करें लुप्त शब्द की, लुप्त का जो विपरीत होता है वो होता है व्यक्त, ग्राह्य का विपरीत होता है त्याज, सुप्त का विपरीत होता है जागृत। सुप्त जैसे कहते हैं कि ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी होता है और जागृत ज्वालामुखी होता है। ग्राह्य का मतलब होता है कि ग्रहण करना, त्याज का मतलब होता है कि त्याग देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है ये त्रुटिपूर्ण है। अपेक्षा, उपेक्षा, यह सही है। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, यह भी सही है। उन्नत, अवगत, आदान करना या फिर प्रदान करना, यह भी सही है। उन्नत का जो विपरीतार्थक है यह विलोम कर सकते हैं, अवगत नहीं होगा बल्कि अवनति होता है, अवनति। अगला प्रश्न, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे बताना है। परमार्थी का होता है जो दूसरों का उपकार करे, दूसरों के लिए कार्य करे, उसे परमार्थी कहते हैं। स्वार्थी का अर्थ होता है जो हर समय अपना मतलब साधता हो, यानी इसका जो उत्तर होगा यह दूसरा होगा। अगला प्रश्न, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव होते क्या हैं, मन में संचरण करने वाले या मन में आने वाले भाव को संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है ये 33 होती है, 33। अगला प्रश्न, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। जो समुच्चय बोधक होते हैं ये अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक के बारे में जानते हैं कि समुच्चय बोधक, जिसे अंग्रेजी में कंजंक्शन कहा जाता है, यह जो होता है वाक्यों को जोड़ने का या फिर कह सकते हैं शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले को संयोजक कहा जाता है, जो समुच्चय बोधक भी जिसे हम कहते हैं। अगर बात करें इसमें समुच्चय बोधक की, जैसे और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, अथा, अन्यथा, ये आदि शब्द जो होते हैं ये समुच्चय बोधक होते हैं जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है, इसको जोड़ने का काम और कर रहा है। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, यहाँ पे लेकिन जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, इसमें अगर शब्द जो होता है वो जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसमें पहले ही आकर जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। श्रुति और गुंजन दो संज्ञा है, दोनों के बीच में और शब्द जोड़ने का कार्य कर रहा है। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी यहाँ पे जो है कंजक्शन का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी भाषा को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 14 सितंबर 1953 से राजभाषा दिवस के रूप में हिंदी को राजभाषा दिवस के रूप में या फिर कह सकते हैं हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि यह वही लिपि है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा का मतलब होता है किरण, सुनहरे तीर बरसाती, किरण की जो है सुनहरे तीर बरसाती, ये ऐसे भी मतलब कि इसका ऐसे कहा जा रहा है जैसे उषा कोई मानव हो जो तीर बरसा रही है। तो जहाँ कहीं भी किसी निर्जीव का मानव के रूप में, मानव के कार्यों के रूप में व्यक्त किया जा रहा हो तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। इसमें जो अलंकार है ये मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे।
वाक्य में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तारे शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब कभी भी कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। यहाँ पर जो पहला तारे शब्द है, तारे का मतलब होता है कि तार देना या फिर किसी के ऊपर उपकार करना या फिर किसी को मोक्ष तक पहुँचा देना, ये होता है तारे। जबकि तेते नभ में न तारे, तारे का मतलब यहाँ पे स्टार्स की बात हो रही है, यानी जो आकाश में तारे होते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है, यहाँ पे होगा यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार भी कुछ ऐसे ही होता है। इसमें कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है या फिर कई अर्थ होता है। तो व्यंग जो होते हैं वे श्लेष अलंकार में होते हैं। उपमा अलंकार, जब किसी की तुलना किसी से की जाती है तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में जब किसी को उपमेय को ही उपमान की मतलब कि उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है, जैसे तुम तो शेर हो, यहाँ पर किसी व्यक्ति को सीधा सीधा शेर कहा जा रहा है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। ऑथराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। ध्यान दीजिए, आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं कि हिंदी में अंग्रेजी का वाक्य दे दिया जा रहा है, जिसको हिंदी में रूपांतरित करने को पूछ लिया जा रहा है। ऑथराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर, यानी जो इसका हिंदी में रूपांतरण होगा ये होगा वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय लगा हुआ है। तो रूप साधक प्रत्यय की अगर बात करें, पहले ऑप्शनों को देख लीजिए। बचपन, मातृत्व और एकता, ये तीनों जो हैं ये भाव साधक हैं। भाव मतलब ये भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जबकि लड़के शब्द जो है एक कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं एक वर्ग को संबोधित करता है। तो रूप साधक तत्प्रत्यय है ये लड़के हैं। बचपन, मातृत्व, एकता ये सब भाव साधक हैं। अगला प्रश्न, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें। अगर वाक्य जो है त्रुटिहीन हो तो विकल्प डी को चुनना है। आइए पहला वाक्य देखते हैं। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। अब आप यहाँ पे समझिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पे गलती कर देंगे। कभी भी शुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध घी होता है। यहाँ पर होना चाहिए था हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, न कि शुद्ध गाय का घी बिकता है। तो इसका उत्तर यही पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पति के झगड़े यानी पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य में का जो है शुद्ध रूप लिखना है। हेतु शब्द ध्यान दीजिए ऐसे जगहों पे उपयोग होता है जहाँ कोई प्रयोग किया हो या फिर किसी प्रयोजन से के लिए उपयोग किया जा रहा हो, तो वहाँ पर जो है हेतु शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन पति पत्नी के झगड़ों के बीच में हेतु शब्द जो है ये सार्थक नहीं है। यहाँ पर कारण शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। तो कारण शब्द जो होता है यहाँ केवल एक ऑप्शन दिया है, पत्नी मतलब पति और पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। यह वाक्य जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असुरक्षित शब्द में अगर आप इसको विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है अ प्लस सु प्लस रक्ष, धातु यहाँ पे जुड़ता है। रक्ष इसका मुख्य वाक्य है या फिर कह सकते हैं शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो अ प्लस सु ये दो उपसर्ग हैं, रक्ष शब्द में जुड़ा हुआ है। इसमें जो होता है इत प्रत्यय लगता है, तो ये दोनों ये सभी मिलाकर बन जाता है असुरक्षित। इसमें अगर पूछा उपसर्ग कौन कौन से हैं तो अ प्लस सु यानी ये दोनों उपसर्ग इसमें उपस्थित हैं। अगला प्रश्न, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ इसमें से कौन सा होगा। इसका अर्थ होगा योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। यहाँ पर मुन्ना भैया मिर्जापुर वाले का एक डायलॉग याद आता है कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपको योग्य न समझें। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, माने कि आप योग्य हों फिर भी व्यवस्था के कारण आप निम्न स्तर का कार्य कर रहे हैं, यह आपकी मजबूरी है। तो इसका जो उत्तर होगा बी सही होगा। अगला प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। शक्र, शूरपति, पर्वतारी ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें भूपेंद्र शब्द की तो ये राजा का पर्यायवाची होता है।
इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों में देवेंद्र, माधव, महेंद्र ये सभी आ जाते हैं। देवराज भी इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? इसमें से किसमें विसर्ग संधि है? अगर निरंतर शब्द की बात करें तो इसको जो आप विच्छेद करेंगे, निह प्लस अंतर से मिलकर बनता है निरंतर, यानी जो है पहला ही शब्द इसी में जो है विसर्ग संधि है। दिग प्लस गज मिलकर बनता है दिग्गज, इसमें व्यंजन संधि होते हैं। जगत प्लस ईश से मिलता है जगदीश, महा प्लस ईश से मिलता है महिष, तो ये तीनों जो है इसमें व्यंजन संधि है। निरंतर में जो है विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग संधि की बात करें, इसमें जब भी विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर इसके अलावा कोई स्वर आ जाए, जैसे उ, या फिर इसके बाद जो है किसी वर्ण का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर यर, लव, इनमें से कोई हो, तो विसर्ग जो होता है र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पे नी है मतलब इस पे ई की मात्रा लगी है, इसके बाद विसर्ग है अंतर, नी प्लस अंतर मिलकर बना है निरंतर। यहाँ पे विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जा रहा है। नी प्लस आशा से मिलकर बनता है निराशा, दुह प्लस बल से मिलकर बनता है दुर्बल, दुह प्लस उपयोग से मिलकर बन रहा है दुरुपयोग। अगला प्रश्न, अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यहाँ पे तत्पुरुष समास पूछा है, तो इनमें से तत्पुरुष समास जो होता है विकल्प सी पराधीन शब्द में है। तत्पुरुष समास की अगर बात करें, ये 6 प्रकार का होता है। पराधीन का अर्थ होता है पर प्लस अधीन से मिलकर बना है। पर का अर्थ होता है कि दूसरे पर, या फिर कह सकते हैं जो दूसरे पर आधारित हो, या फिर अधीन का मतलब होता है कि जो दूसरे पर निर्भर हो। तो पराधीन का अर्थ होता है जो दूसरे के अधीन हो। यहाँ पे जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद, यानी जो तत्पुरुष समास होता है, इसका पूर्व पद जो होता है ये गौण होता है और अंतिम पद जो होता है ये प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सूरज शब्द है यह जो है तद्भव के रूप में है। सूरज ना होकर यहाँ पे सूर्य होना चाहिए। सूर्य तत्सम शब्द है, सूर्य का जो है तद्भव है सूरज। अगला प्रश्न, अनुवीक्षा का छंद विच्छेद क्या होगा? इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो ये आएगा अनु प्लस इच्छा शब्द से मिलकर बना है अनुवीक्षा। अगर बात करें इसमें जो संधि है तो इसमें यड़ संधि है। उ प्लस मतलब कि उ प्लस ई से मिलकर बना है वी। ध्यान दीजिए, यड़ संधि में जब भी ई या फिर उ या फिर री के आगे कोई भी भिन्न स्वर, इनके अलावा कोई भी दूसरा स्वर आता है तो ये क्रमशः जो है य, र या फिर व या फिर ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर उ है उसके बाद ए है तो यह व में परिवर्तित हो जाएगा। ई है इसके बाद आ है तो ई या में परिवर्तित हो जाएगा। ई है उसके बाद अ है तो या में परिवर्तित होगा। अगर उ रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर उ रहेगा तो यह उवा में परिवर्तित होगा, चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, तो यह निश्चित ही व में परिवर्तित होगा। इसके बाद की जो मात्रा इसके पीछे जो स्वर लगा होगा उसी की मात्रा व पर लग जाएगी। अगर यहाँ पर ई होगा तो यह या में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद जो स्वर होगा वो उसी की मात्रा या पे लग जाएगी। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई है, ई के बाद जो है ये बड़ा स्वर के रूप में जुड़ रहा है तो यह तो ई से या बना, लेकिन आ जुड़ गया तो ये या बन गया। ठीक वैसे ही ई है, यह या बना, ए आके जुड़ गया तो ये बन गया। तो ऐसे ही यड़ संधि होती है। शब्दों के बीच में आपको य, व या फिर र, ल आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति करना है। एक वाक्य है, रामू की, यहाँ पे खाली स्थान है, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे वाक्य मतलब कि शब्द को भरना है। रामू की अपेक्षा नहीं होगा, यहाँ पर आएगा उपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि वह राजीव की अपेक्षा, यहाँ पर आएगा तो पहले आएगा उपेक्षा उसके बाद आएगा अपेक्षा। तो ये किस में है? तो यह दूसरे में है। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि वह राजीव से अधिक बुद्धिमान है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज शब्द का जो इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? अब्ज जो है यह जो कपूर, कपूर को ही कहा जाता है शंख, इसी को ही कहा जाता है चंद्रमा। इसका जो है ये मतलब कि अनेकार्थी शब्द है, लेकिन मेघ जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। मेघ जो होता है ये बादल का अनेकार्थी शब्द या फिर कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, गरीबों की सहायता करो। इसमें वाक्य में गरीब शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, गरीब शब्द जो होता है एक विशेष वर्ग को प्रदर्शित करता है या फिर नेतृत्व करता है। जो गरीब होते हैं, जिनके पास जो प्रमुख सुविधाएं होती हैं रहन सहन की, वो नहीं होती है। तो कुल मिलाकर जो गरीब शब्द है पूरे एक वर्ग को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। यह जो है गरीब, जो गरीब जाति है उसका नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? ध्यान दीजिए, जैसे सुंदर शब्द है, मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, या फिर ऐसे कहूँ कि आप जो है सुंदर हैं, तो सुंदर हो गया आपकी विशेषता कि आप सुंदर हैं, यह आपकी विशेषता है। लेकिन आप बहुत सुंदर हैं, तो बहुत शब्द जो है यह जो है विशेषण जो सुंदर है, विशेषण का भी जो है ये उसके बारे में बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वह होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण है, बहुत शब्द जो है यह प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो जब आप इसका शब्द का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मीन प्लस आक्षी। मीन का मतलब होता है कि मछली, आक्षी का मतलब होता है आँख, तो मीन प्लस आक्षी से यानी हो जाएगा मछली की तरह गोल आँखों वाली, जो है इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसमें से कौन सा शब्द है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? पौधा का पौधे भी हो जाता है बहुवचन इसका, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है, लड़का का लड़के हो जाता है। यानी ये जो है लिंग के अनुसार या फिर कह सकते हैं वचन के अनुसार बदलते रहते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं ये बहुवचन में भी हो जाते हैं। लेकिन जो सहायता शब्द है यह हमेशा एक वचन में रहता है। अगला प्रश्न है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति खाली स्थान पाई जाती है। वाक्य में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त जो है शब्द चुनना है। तो यहाँ पे जो शब्द होगा ये होगा निर्लिप्तता। निर्लिप्तता का अर्थ होता है सांसारिक माया मोह होता है, इससे दूर रहना। जो महान व्यक्ति होते हैं ये भौतिक वस्तुओं से के या फिर कह सकते हैं जो सांसारिक मोह माया होता है या फिर माया मोह होता है, इन सब से दूर रहते हैं। अगला प्रश्न है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रैमन फाटे दूध को मथे न मक्खन होय। इसमें पूछा कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार होता है कि पहले कोई बात बताई जाती है, फिर उसी से रिलेटेड कोई अन्य बात दोहराई जाती है। जैसे पहली ही लाइन में बता दिया गया कि बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात बिगड़ जाती है वह दोबारा बनती नहीं है। उसके बाद आप लाख प्रयास कर लीजिए, लाख कारण कर लीजिए, वह बात नहीं बनती है। फिर दूसरी लाइन में उसी बात को दोहरा दिया गया है एक उदाहरण के साथ कि रहीमन फाटे दूध को, यानी दूध फट गया है, यानी बात बिगड़ गई है, तो मथे न माखन होय, लाख प्रयास कर लीजिए आप, मक्खन नहीं होगा। तो ऐसे जो दोहे होंगे तो इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दीजिए। उसने उसे छल से पराजित किया में, छल से में कौन सा कारक है? ध्यान दीजिए, जब कभी भी किसी उपकरण की बात हो, से शब्द दो कारक में आता है, कह सकते हैं। जैसे पहला होता है करण कारक, इसमें से होता है, और दूसरा होता है आपादान कारक, दोनों में से होता है। जो आपादान होता है इसमें अलगाव के संबंध में होता है, यानी जब दो चीज़ों के बीच अलगाव हो रहा हो वहाँ पे आपादान कारक होता है। लेकिन जो करण कारक होता है, यहाँ पर जब किसी उपकरण की बात की जाए, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पे कलम शब्द के बाद से आया है तो करण कारक होगा। अगर मैं कहूँ कि छल से, छल शब्द होता है एक युक्ति है जिसका प्रयोग करके किसी से छल किया गया है, तो इसमें जो है करण कारक होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित युग्मों में से लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें से कौन सा लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? तो लिंग की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध है, सुलोचन का सुलोचना, यह सही है। बाकी गोप का गोपियाँ होना चाहिए, वीर का वीरांगना होनी चाहिए, सम्राट का साम्राज्ञी होना चाहिए। तो इसका विकल्प डी, सुलोचन का सुलोचना, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। कल्प प्लस अंत से मिलकर बना है कल्पांत। अगला प्रश्न, रसोई घर का समास विग्रह क्या है? तो रसोई घर का समास विग्रह होता है रसोई के लिए घर, यानी खाना बनाने का जो घर होता है उसे कहते हैं रसोई घर, और इसका जो विग्रह होता है समास विग्रह वो होता है रसोई घर। रसोई घर ये तत्पुरुष समास का भेद होता है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध या फिर अधिकरण। और समानाधिकार की बात करें, समानाधिकरण की, तो इसके अनुसार भी 6 प्रकार का होता है, जैसे लुप्त पद तत्पुरुष, उभय पद तत्पुरुष या फिर कह सकते हैं उपपद तत्पुरुष, अल्युक तत्पुरुष, नग्य तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल या फिर द्वंद्व। अगर बात करें द्वंद्व की, तो द्वंद्व जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों द के ऊपर व लगता है। उज्ज्वल की अगर बात करें, इस पे जो है 2 ज होता है और दोनों आधा होता है, उसके बाद व होता है, फिर ल होता है। यानी की बात करें तो या होगा, न पे छोटी की मात्रा होती है। वाल्मीकि जो शब्द है यही शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? स्नेहा गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, या फिर परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, यहाँ पे बदलना ना होकर बदलनी होना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ पर होना चाहिए मुझे बहुत भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, इसका ये विकल्प सबसे सही होगा। केरल जो है एक अहिंदी भाषी प्रांत है या फिर राज्य है। अगला प्रश्न, बसंत के 4 पर्याय किए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो बसंत के अगर पर्यायों की बात करें तो मधुमास, ऋतुपति, कुसुमाकर। इसके अलावा अगर बात करें तो हो जाता है कि बहार को भी बसंत कहा जाता है। तो ये सभी जो होते हैं बसंत के जो हैं पर्याय होते हैं। अगर बात करें कांतार की, कांतार के अलावा जो होता है अटवी, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, वन, ये सभी जो होते हैं जंगल या फिर वन के पर्याय होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? खरगोश के सेक निकलना, ये तो असंभव बात है। पानी से घी निकालना या फिर कह सकते हैं बालू से तेल निकालना, इन तीनों का अर्थ जो होता है असंभव होना चाहिए। लेकिन चांद पर थूकना, अर्थात किसी जो है स्वच्छ आदमी पर, शरीफ आदमी पर, उस पर जो होता है कलंक लगाना, इसका जो उत्तर होगा पहला। इसी का अर्थ जो होता है असंभव कार्य नहीं होना या फिर असंभव होना यह नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनिल हवा का पर्यायवाची है, वायु है, मारुति है, पवन है, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अनल शब्द है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि, ज्वाला, ये सभी जो होते हैं अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। सबसे पहले जानिए अनभिज्ञ क्या होता है। अनभिज्ञ होता है जो अनजान हो, जिसे कुछ पता नहीं हो, जो अनुभवहीन हो, उसे कहते हैं मतलब कि अनभिज्ञ। इसका विलोम पूछा है तो इसका विलोम हो जाएगा भिज्ञ। भिज्ञ का मतलब होता है जो किसी विशेष विषय में दक्ष हो या फिर जानकारी रखने वाला हो या फिर ज्ञानी हो, उसके लिए भिज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब आपके सामने हो तो इसका विलोम हो जाता है परोक्ष, जो आपके सामने ना हो, जो आपके परोक्ष हो। समक्ष की बात करें तो समक्ष का मतलब होता है आपके करीब।
समक्ष मतलब करीब होता है तो इसका जो विलोम हो सकता है वो तो दूर हो सकता है। विपक्ष का पक्ष होता है, अदृश्य का दृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। अगला प्रश्न है, सदा खुश रहो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। सदा खुश रहो या फिर जब कभी भी किसी को आशीर्वाद देने की बात हो, किसी के लिए दुआ करने की बात हो, किसी के लिए प्रार्थना करने की बात हो, तो वहाँ पर हमेशा इच्छावाचक वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है। ध्यान दीजिए, हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पे जो से है ये विभक्ति होती है अपादान कारक की, इसलिए क्योंकि हिमालय है तो हिमालय पर्वत से गंगा निकल रही है, यानी वह हिमालय से अलग हो रही है। जब कभी भी अलग होने की बात आती है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास या फिर कह सकते हैं अपादान कारक हो जाता है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। च वर्ग का उच्चारण जो स्थान होता है वो होता है तालु। कंठ से होता है क वर्ग का, तालु से होता है च वर्ग का, मूर्धा से होता है ट वर्ग का, दंत से होता है त वर्ग का और ओष्ठ से होता है प वर्ग का। अगर अनुच्चारण स्थानों की बात करें, जैसे कंठ से देखिए आप, कंठ से क वर्ग के अलावा आ के साथ ह का उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद अगर बात करें तालव्य की, तालव्य जो होता है गले के ऊपर होता है, तो कंठ के बाद तालव्य ही आता है, तो तालव्य से च वर्ग का इसके साथ साथ ई और य और श का उच्चारण होता है। इसके बाद आता है मूर्धा, तो मूर्धा की अगर बात करें ट वर्ग के साथ साथ री, उसके बाद र श या फिर अढ़ और ढ इनका उच्चारण होता है। इसके बाद दंत आता है, दांत आता ही है, तो दांत से जो होता है त वर्ग का उच्चारण होता है, इसके साथ साथ हलंत ल और श का भी उच्चारण होता है। इसके बाद अगर बात करें तो होठ आ जाता है, तो ओष्ठ से जो होता है प वर्ग, इसके साथ साथ उ का उच्चारण होता है। इसके साथ कुछ अन्य होते हैं जैसे नासिका, नासिक से जो पंचमाक्षर होते हैं इसकी या फिर कह सकते हैं अंग अ य ण न म, इन सब का उच्चारण जो होता है नासिक से होता है। अगर कंठ तालव्य की बात करें तो ए होता है, दंतोष्ठ की बात करें तो व होता है, अगर कंठोष्ठ की बात करें तो ओ अ होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कंठ का, तालव्य का, इसके साथ जो होता है आपका मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ, इनका आप अलग से लिखिए, अलग से ध्यान दीजिए। और इसके बाद अन्य जो हैं जैसे कंठ ओष्ठ हो गया, कंठ तालव्य हो गया, नासिक के हो गया, दंत ओष्ठ हो गया, इनका अलग से लिखकर याद कर लीजिए, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर जिसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो यह एक रचना है, इसमें यह कविता है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला जी इलाहाबाद गए हुए थे, वहाँ सड़क के किनारे एक महिला थी जो है पत्थर तोड़ रही थी, तो उसी को देखकर इनके मन में भाव आया और इन्होंने इस रचना को किया था। निराला की अगर रचनाओं की बात करें, परिमल, अर्चना, सांध्य जो काकली, अप्सरा, गीतिका, आराधना, दोषरण, राग विराग, गीत कुंज, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर बात करें प्रेमचंद्र की, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि जो है ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में कन्फ्यूजन हो जाता है कि वाक्य के भेद और वाक्य के अंग दोनों में अंतर होता है। भेद होता है जो तो उसका प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, लेकिन अगर वाक्य के अंग की बात करें तो एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगर बात करें अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार का वाक्य जो होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रचना की दृष्टि से जो वाक्यों का उदाहरण होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इसका उदाहरण होगा राम जाता है, लोग घूम रहे हैं, ये जो है सरल वाक्य हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, इसके उदाहरण देखिए, मुझे कुछ सामान लाना था इसलिए मैं बाजार गई। यहाँ पे 2 वाक्य हैं,
दोनों वाक्य जो होते हैं कंजक्शन द्वारा जोड़े गए हैं। विद्यालय में झंडा फहराया गया और आज़ादी के गीत गाए गए। यहाँ पे जो होता है समुच्चय बोधक वाक्य मतलब कंजक्शन द्वारा दो वाक्य को जोड़ा जाता है। बात करें तीसरा मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य उपवाक्य होता है और एक मेन वाक्य होता है। उपवाक्य जो होता है मेन वाक्य मुख्य वाक्य पर हमेशा निर्भर रहता है। जैसे उसके मेरे घर ना आने का कारण जो है उसका बीमार होना था। उसका बीमार होना एक कारण था, जो था उसका जो है उसके मेरे घर ना आने का कारण। दूसरा अगर उदाहरण देखें, उसे सभी ने पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया। आगे देखिए अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, दुरुपयोग में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे दो प्लस उपयोग से मिलकर बनता है दुरुपयोग। तो इसमें जो संधि होगी ये होगी विसर्ग संधि। तो आज जो है काफ़ी मेहनत करके यह वीडियो बनाया गया है। अधिक से अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है, इसलिए यह सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक ही सेशन में ढेर सारे उदाहरण देखे होंगे आपने, तो कर सकते हैं 50 प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर आपने कम से कम 200 प्रश्नों को देखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।